Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, and today we are going to study about the sag and stress calculation. सैग एंड स्ट्रेस. सो सैग एंड स्ट्रेस क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ, उसके बाद में हम ये डेफिनेशंस पढ़ेंगे. ये डायग्राम है मेरा सैग का. अब इसमें सैग क्या है, ये मेरे दो सपोर्ट हैं. एक को मैंने नाम दिया ए और एक को मैंने नाम दिया बी. ये सपोर्ट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये दो मेरे खंबे हैं, ठीक है. और इसके बीच में ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, ये जो ऐसे करके जा रही है ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है. अब नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसी नहीं थी जब इसको लगाया गया था. इसका जो डायरेक्शन थी, इसकी जो पोजीशन थी, इट्स लाइक दिस कि दो सपोर्ट के बीच में मेरी जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो मेरी केबल है, वो कुछ इस तरीके से जा रही है. लेकिन इस केबल का कुछ वेट होता है, ठीक है, जो वेट अपने आप को ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचता है. अब जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस पोजीशन से और इसका मैक्सिमम डिप पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया जहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम लास्ट पॉइंट है, ये वाला डीपेस्ट पॉइंट है ओ. सो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट ओ पॉइंट के बीच में जो मेरा डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं सैग. ठीक है, आई होप सैग का मतलब समझ में आया होगा. सैग क्या है कि ये दो मेरे सपोर्ट हैं ए और बी, और इसके बीच में जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन थी वो कुछ इस तरीके से थी. लेकिन इस ट्रांसमिशन लाइन का कुछ अपना वेट था, जिस वेट की वजह से और ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स की वजह से इसने एक कर्व्ड पोजीशन ले ली. ठीक है, अब इसकी ये जो सैग है, इसका ये जो मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट इसको हमने नाम दिया है ओ. और ये जो इसकी एक्चुअल पोजीशन थी, इस एक्चुअल पोजीशन से इस ओ पॉइंट तक हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं. और जो ये डिस्टेंस होता है इसकी एक्चुअल पोजीशन से इसके मैक्सिमम डिप पॉइंट तक, डीपेस्ट पॉइंट तक, उसको हम बोलते हैं सैग. ये मेरा कंडक्टर है और उसके जो डीपेस्ट पॉइंट से जो मेरे अर्थ तक, मेरे ग्राउंड तक जो डिफरेंस है उसको हमने बोला है ग्राउंड क्लियरेंस. सो आई होप आप लोगों को सैग का मतलब समझ में आ गया होगा कि दो सपोर्ट के बीच में जो मेरी ट्रांसमिशन केबल है वो अपने वेट और ग्रेविटी की वजह से एक कर्व्ड पोजीशन अचीव कर लेती है. सो जो डिफरेंस होता है उसकी एक्चुअल पोजीशन में और उसके डीपेस्ट पॉइंट के बीच में, उसको बोलते हैं सैग. अब इसके बारे में पढ़ते हैं. सैग क्या है कि फॉर सेफ्टी पर्पस द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द कंडक्टर्स एट मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम लोडिंग कंडीशन शुड बी मेंटेन. सेफ्टी पर्पस के लिए जो ग्राउंड क्लियरेंस है कंडक्टर की, उसको मेंटेन किया जाता है एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे और मिनिमम लोडिंग कंडीशन पे. अब सैग और टेंशन को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसमिशन लाइन में फॉर द कॉन्टीन्यूटी एंड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्विसेज. If the tension of the conductor is increased beyond the limit, it may get broken. जो उसकी टेंशन है, टेंशन क्या थी, जो उसने अपनी कर्व्ड पोजीशन अचीव की थी वो उसकी टेंशन है. अगर वो अपनी एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है सो वो टूट सकती है. इट मे बी ब्रोकन एंड द पावर ट्रांसमिशन ऑफ द सिस्टम गेट इरप्ट. द डिप ऑफ द कंडक्टर बिटवीन द टू लेवल सपोर्ट्स इज कॉल्ड सैग. मैंने आपको बताया कि जो दो सपोर्ट्स के बीच में जो डीपेस्ट पॉइंट होता है कंडक्टर का, उसको क्या बोलते हैं, सैग. इन अदर वर्ड्स, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोल और टावर where the conductor is connected and the lowest point of the conductor between the two adjacent level supports is known as sag. ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी और जो उसने अपनी पोजीशन अचीव्ड की, एक कर्व्ड पोजीशन अचीव की, सो उन दोनों पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं सैग. If the weight of the conductor is uniformly distributed along the line, that it is assumed that freely suspended conductor shape is parabola. जो कंडक्टर का वेट है अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरी लाइन पे,
ठीक है। एंड इट इज़ एज्यूम दैट फ्रीली सस्पेंडेड कंडक्टर शेप, तो जो उस कंडक्टर की शेप होगी वो शेप होगी लाइक पैराबोला। पैराबोला आपने शेप सबने देखी होगी। तो इसमें यही बता रखा है कि जो अगर कंडक्टर का वेट है वो पूरी ट्रांसमिशन लाइन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और जो सैग है वो यूनिफॉर्म है बोथ पॉइंट्स पे। ए और बी पॉइंट के अगर अक्रॉस ओ पॉइंट तक डिस्टेंस मेजर करें तो अगर वो दोनों पॉइंट्स पे ए से लेके ओ तक और बी से लेके ओ तक अगर वो दोनों कंडीशंस में सेम है, इक्वल है, मतलब वेट जो है कंडक्टर का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो उस कंडीशन में जो शेप होती है कंडक्टर की वो शेप होती है इज लाइक पैराबोला। द शेप ऑफ द सैग इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्पैन। For a small span, parabolic method and large span catenary method is used for the calculation of sag and tension. अब factors affecting sag को कौन से factors affect करते हैं? सबसे पहले कंडक्टर की weight. Sag of the conductor is directly proportional to its weight. जो कंडक्टर का सैग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेट के। जितना ज़्यादा उसका वेट होगा जो कंडक्टर का सैग है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। द वेट ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज ड्यू टू आइस लोडिंग। और अब वेट कैसे इंक्रीज होता है? वेट इंक्रीज होता है कंडक्टर का ड्यू टू द आइस लोडिंग। सेकेंड है स्पैन। स्पैन क्या है? सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पैन लेंथ। जो स्पैन लेंथ है, स्पैन उसके जो स्पैन की लेंथ है, स्पैन क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। जो सैग है वो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लॉन्गर स्पैन गिव्स मोर सैग। स्पैन की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी सिस्टम में सैग की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। टेंशन। द सैग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इन द कंडक्टर। हायर टेंशन इंक्रीजेज द सैग इन द इंसुलेटर्स एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अब सैग जो है वो टेंशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेंशन इंक्रीज होगी तो सैग क्या होगा? डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। विंड। इट इंक्रीजेज सैग इन द इंक्लाइन डायरेक्शन। विंड की वजह से जो सैग है कंडक्टर में वो इंक्रीज होता है इन द inclined direction. Temperature. The sag is reduced at low temperature and is increases at higher temperature. जो sag की वैल्यू है वो मेरी इंक्रीज होती है इंक्रीज होती है हाई टेम्परेचर पे एंड रिड्यूस्ड होती है लो टेम्परेचर में। सो आई होप आप लोगों को सैग और फैक्टर्स मेरे कौन कौन से इफेक्ट करते हैं सैग को वो समझ में आया होगा। सबसे पहले कंडक्टर का वेट, देन उसकी स्पैन, टेंशन, विंड एंड टेम्परेचर। अब हम सैग को और टेंशन को या स्ट्रेस को, टेंशन और स्ट्रेस एक ही मीनिंग होता है पार्ट ट्रांसमिशन में, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ सैग एंड टेंशन या फिर सैग एंड स्ट्रेस, सो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। अब कैलकुलेशन ऑफ सैग को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? The tension on the suspended conductor is governed by the conductor weight. Effects of wind, ice loading and temperature variation. जो टेंशन है सस्पेंडेड कंडक्टर की उसको कौन गवर्न करता है? कंडक्टर का वेट। इफेक्ट्स किसकी वजह से होता है ये? ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ विंड, आइस लोडिंग एंड टेम्परेचर वेरिएशंस। जनरली conductor tension is kept less than 50% of its ultimate tensile length. जनरली क्या होता है कि जो कंडक्टर की टेंशन है उसको लेस देन 50% रखा जाता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से 50%। द वैल्यू ऑफ द सैग इज कैलकुलेटेड फॉर 2 डिफरेंट सिनेरियोज। अब जो हम सैग कैलकुलेट करते हैं ये हम 2 सिनेरियोज पे कैलकुलेट करते हैं। 2 सिनेरियोज की क्या क्या हैं कि जो सपोर्ट्स हैं वो एक तो इक्वल लेवल्स पे हों, दूसरी कंडीशन जो सपोर्ट्स हैं वो एक डिफरेंट लेवल्स पे हो। इक्वल एंड डिफरेंट लेवल्स का मतलब क्या है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मेरे 2 सपोर्ट हैं ए एंड बी, ठीक है। इक्वल लेवल्स पे तब होगा, एक ओ पॉइंट था, ओ पॉइंट कौन सा जो डीपेस्ट पॉइंट था कंडक्टर का,
जहाँ तक वो कर्व उसकी बन रही थी, जो उसका नीचे डीपेस्ट पॉइंट था ओ, अगर ए ओ एंड बी ओ का डिस्टेंस सेम है तो जो मेरी सैग है वो मेरे इक्वल लेवल्स पे है, तो जो मेरे सपोर्ट्स होंगे सैग के कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल लेवल्स पे होंगे। सेकेंड कंडीशन है सपोर्ट्स आर एट अनइक्वल लेवल्स। अगर जो डिस्टेंस है ए ओ का और बी ओ का वो दोनों सेम नहीं है, जो डिस्टेंस है ए ओ का एंड बी ओ का अगर वो सेम नहीं है तो मतलब कि जो सपोर्ट्स हैं वो इक्वल लेवल्स पे नहीं हैं। सैग की जो सैग की वजह से जो मेरे कंडक्टर की शेप बनी है वो कंप्लीट पैराबोला नहीं है, ठीक है, वो शेप इक्वल नहीं है, सैग जो है वो इक्वल नहीं है। सो उस कंडीशन में जो हम सैग कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। सो सबसे पहले है कि व्हेन सपोर्ट्स आर एट इक्वल लेवल। सो इसमें आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, अब मैंने आपको बताया इक्वल और अनइक्वल। अब ये देखिए ये दो मेरे सपोर्ट हैं ए एंड बी और ये है मेरा कंडक्टर, ये इसका पॉइंट है ओ। अब ए से लेके ओ तक एंड ए से लेके ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, इक्वल है। सो इस कंडीशन में जो मेरे सपोर्ट्स हैं वो इक्वल लेवल पे हैं और जो इसमें कैलकुलेट सैग होगी उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू जब मेरा जो सैग है वो अनइक्वल लेवल्स पे होगा। सो इसमें बताया गया कि कंसिडर अ कंडक्टर सस्पेंडेड एट द सपोर्ट्स ऑफ इक्वल हाइट्स एज शोन इन फिगर। दो मैंने सपोर्ट लिए हैं ए एंड बी और उन पे कंडक्टर को मैंने सस्पेंड किया है, ठीक है, इक्वल हाइट्स पे। ए एंड बी आर द सपोर्ट पॉइंट्स। अब ए एंड बी क्या है मेरे, ए एंड बी क्या है मेरे सपोर्ट पॉइंट्स हैं एंड ओ इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। यहाँ पे ये मेरा ओ है, ओ क्या है मेरा लोएस्ट पॉइंट है कंडक्टर में। अब इसके आगे क्या है कि लेट एल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्पैन। अब ये क्या है, ये डिस्टेंस ए और बी जो दो सपोर्ट्स के बीच में जो मेरा डिस्टेंस होता है वो मेरा क्या होता है, स्पैन। एल मेरा क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्पैन, ठीक है। और जो मेरा सैग था वो क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टू द स्क्वायर ऑफ स्पैन के, ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वेट ये मेरा W है। अब W क्या है कि इस कंडक्टर पे, ये जो मेरा कंडक्टर है इसकी पर यूनिट लेंथ पे, मतलब एक यूनिट लेंथ पे जो इस पे वेट लग रहा है, ठीक है, कि मतलब मान लो ये मेरा वन मीटर का डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर जो भी मैंने अपनी इसमें यूनिट मेजर करी है, सो पर यूनिट है मतलब 1 के हिसाब से चलेगा। सो जो पर यूनिट के हिसाब से इस कंडक्टर की पर यूनिट पे, एक यूनिट पे जो वेट लग रहा है उसको मैंने क्या लिया है, W, ठीक है। और यहाँ पर L और W समझ में आ गया। और ये जो इसने कर्व अपनी पोजीशन अचीव की है जहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है, ये मेरी क्या है, T, टेंशन इन द कंडक्टर। 3 पॉइंट हो गए, L, W एंड T। सो L समझ में आ गया, L क्या है, स्पैन लेंथ है, कंडक्टर की स्पैन लेंथ है। W क्या है कि उसके एक यूनिट पे जो वेट लग रहा है वो क्या है, W। T क्या है, टेंशन इन द कंडक्टर, टेंशन इन द कंडक्टर। अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि अब एक कंसिडर करना है हमें, पॉइंट P कंसिडर करना है कंडक्टर पे, ठीक है। कंसिडरिंग द लोएस्ट पॉइंट O एज द ओरिजिन, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बी x एंड y. Assume the curvature is so small that the curved length is equal to the horizontal projection, that is OP is equals to x.
The forces acting on the conductor portion OP are the weight Wx acting at a distance x by 2 from the origin point O and the tension T acting at the point O. अब ये क्या कंसिडरेशन है, हम दोबारा से डायग्राम देखते हैं. मैंने अपने कंडक्टर पे एक पॉइंट एज्यूम किया है P. इस P के मेरे दो कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y. ठीक है. अब OP के बीच में जो डिस्टेंस है, O एंड P के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरा कंप्लीट डिस्टेंस क्या है, x. अब ये उसने कहा था कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल कर्वेचर है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए हम जो OP को लेंगे वो मतलब ये जो डिस्टेंस है डीपेस्ट पॉइंट और P के बीच में, इसको हमने बहुत ही स्मॉल कंसिडर किया है. ठीक है. जिसकी वजह से जो मेरी OP है वो किसके इक्वल है, x के. OP क्या है, x के इक्वल है. यहाँ पे भी मेजर कर रखा है कि OP क्या है, इज इक्वल्स टू x. सो OP के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, x. अब हम इसमें जो मेजर करेंगे वो हम मेजर करेंगे x बाई 2, मतलब इसके हाफ स्पैन पे. ये कंप्लीट स्पैन लेंथ है तो इसकी हाफ स्पैन लेंथ लेंगे, हम लेंगे x बाई 2. ठीक है. सो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा टोटल वेट कितना था, W. सो x पर यूनिट पे मेरा कितना वेट लग रहा था, W वेट लग रहा था. सो इस डिस्टेंस के रिगार्डिंग मेरा वेट कितना लगेगा, WX. ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को कि इसमें क्या है कि पर यूनिट के हिसाब से जो W था मेरा क्या था कि पर यूनिट के हिसाब से मेरा कितना वेट लग रहा है, तो वो मेरा वेट क्या था, W. ठीक है. सो यहाँ पे ये पर यूनिट है, एक यूनिट है ये मेरी. सो इसके रिगार्डिंग जो मेरा वेट लग रहा होगा वो कितना होगा, W, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरा कितना है, x. सो मेरा इसके रिगार्डिंग जो पर यूनिट इस लेंथ के रिगार्डिंग जो मेरा वेट होगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है ये मेरी x और वेट कितना है, W. सो x W. ठीक है. और उसके ऊपर फिर टेंशन मेरी कितनी लग रही है, T. सो इक्वेटिंग द मूवमेंट्स ऑफ द टू फोर्सेज अबाउट पॉइंट वी गेट T डॉट Y. T मेरी टेंशन थी, Y मेरा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इज इक्वल्स टू WX. ठीक है. WX को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय x बाई 2 से, और यहाँ से फिर y की वैल्यू निकल जाएगी. y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, W डॉट x2 डिवाइडेड बाई 2t. द मैक्सिमम सेग, ये आप लोगों को समझ में आया ये कैसे लिखी है वैल्यू, इसको हम दोबारा से बता देती हूँ एक बार मैं. Ty मेरी कितनी है, WX इंटू एक्स बाई 2. ऐसे ही है, Ty इज इक्वल्स टू WX इंटू एक्स बाई 2. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, y की वैल्यू मेरी निकल जाएगी WX 2 डिवाइडेड बाई 2t. t को हम यहाँ पर ले आएंगे. ठीक है. तो t यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा WX स्क्वायर बाई 2t. Ty क्या था, WX इंटू एक्स बाई 2. ठीक है. तो यहाँ पे 2x है. सो Ty मेरी क्या हो जाएगी, WX स्क्वायर बाई 2. अब y निकालना है, स्ट्रेस निकालना है. सो टेंशन को हम यहाँ पे ले जाएंगे. y क्या था, डिस्टेंस था, जो मिनिमम डिस्टेंस था दो पॉइंट्स के बीच में, कंडक्टर के और पॉइंट ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था, y था. तो हमें वो y डिस्टेंस निकालना है, तो t को हम यहाँ पे ले जाएंगे. तो मेरा y क्या हो जाएगा, y मेरा हो जाएगा WX स्क्वायर अपॉन में 2t.
सो ये वो मेरी वही कंडीशन है, y हो जाएगा wx² अपॉन में 2t। द मैक्सिमम सैग इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ y एट ईदर ऑफ द सपोर्ट पॉइंट्स। अब जो मैक्सिमम सैग है उसको हमने रिप्रेजेंट किया बाय द पॉइंट y, दोनों पॉइंट्स पे एट सपोर्ट पॉइंट a। अब a पॉइंट पे x क्या है, x इज इक्वल्स टू हाफ, x को हम हाफ लेके चल रहे हैं एंड y, x की वैल्यू को हमने लिया है 1/2। जो x की वैल्यू ली है वो हमने क्या ली है 1/2, और y मेरा क्या है, y है मेरा सैग। ठीक है, सो देयरफॉर सैग s सेम मेरी हो जाएगी w, x की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि s और y एक दूसरे के इक्वल है तो यहाँ पे ऊपर मेरी ये मेरी y की वैल्यू निकली थी, y की वैल्यू मेरी क्या निकली थी wx² अपॉन में 2t, ये वैल्यू निकली थी। ठीक है, अब y मेरे किसके इक्वल है, s के इक्वल है, तो s मेरा सैग मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे w, x की वैल्यू कितनी है 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2t। तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू कितनी निकल आएगी, इसको हमने फर्दर आगे सॉल्व किया तो मेरी s की वैल्यू कितनी निकल जाएगी w.12 अपॉन में 8t। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वाली कैलकुलेशन समझ में आई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग सैग एट इक्वल पॉइंट्स सो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सैग मेरे अनइक्वल पॉइंट्स पे कितनी वैल्यू होगी, सैग की अनइक्वल पॉइंट्स पे। तो अब ये कंडीशन क्या है कि व्हेन सपोर्ट्स आर एट अनइक्वल लेवल, जब मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होगा ए से ओ का एंड ओ से बी का वो अनइक्वल होगा, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, तो उसको कहते हैं अनइक्वल पॉइंट्स पे जब हम सैग कैलकुलेट करेंगे। सो वी जनरली एनकाउंटर सपोर्ट्स एट अनइक्वल हाइट्स इन द हिली एरियाज। तो ये जो कंडीशन अनइक्वल सपोर्ट्स की जो कंडीशन अपेयर होती है ये मोस्टली मेरी अपेयर होती है हिली एरियाज पे। द फॉलोइंग फिगर शोज द कंडक्टर सस्पेंडेड ऑन द सपोर्ट एट अनइक्वल हाइट्स। सो इसमें मेरी एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्पैन, W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, T अगेन टेंशन। अब H क्या है, H मेरा डिस्टेंस है कि एक पॉइंट पे A से O के बीच में क्या डिस्टेंस है और दूसरे पॉइंट पे B से O के बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, और जो इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस है वो मेरा क्या है H1, वो मेरा डिस्टेंस क्या है H1 या फिर H। ठीक है, डिफरेंस इन लेवल्स बिटवीन टू सपोर्ट्स वो मेरा क्या है H। x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट एट लोअर पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब x1 हमने क्या लिया है, x1 हमने लिया है कि A से लेके O तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने लिया है x1, और जो O से लेके B तक का डिफरेंस है उसको हमने लिया है x2। अब जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें मेरी y की वैल्यू कितनी थी wx² अपॉन में 2t। ठीक है, सो एट सपोर्ट A पे जब A सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे x की वैल्यू कितनी है x1 एंड y की वैल्यू कितनी है s1। सो देयरफॉर s1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी wx12 डिवाइडेड बाई 2t। ये कैसे वैल्यू निकलेगी, पहले पॉइंट्स कैसे हैं, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं A एंड B, डीपेस्ट पॉइंट क्या है O। सो A से लेके O तक के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हमने लिया है x1, O से लेके B तक के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हमने लिया है x2। ये चीज़ क्लियर है, x1 और x2 क्या है। अब इसके बाद में जो A से लेके O तक के बीच में जो डिस्टेंस था वो था x1, और जो डिफरेंस है A पॉइंट से लेके O पॉइंट तक के बीच में ये वाला डिस्टेंस, पहले हमने ये वाला डिस्टेंस लिया था, ये था हमारा x1, लेकिन जो ये वाला डिस्टेंस है इस वाले डिस्टेंस को हमने क्या लिया है s1। ऐसे ही O से लेके B तक के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है x2,
और बी से लेके इस पोजीशन में जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, S2। और H मेरा क्या है, H है मेरा S2 मेरा ज़्यादा है माइनस S1 मेरा क्या है, H। S2 माइनस S1 मेरा क्या है, H। ठीक है। सो प्रीवियस कंडीशन में मेरी वैल्यू क्या आई थी, S1 की W.X 12 अपॉन में 2T, या फिर WX स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2T वैल्यू थी, WX स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2T। सो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WX1 स्क्वायर अपॉन में 2T, और S2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, WX स्क्वायर x2 डिवाइडेड बाई 2T। S1 की वैल्यू प्रीवियस कंडीशन में जब इक्वल सपोर्ट्स पे थी तो क्या थी, WX स्क्वायर अपॉन में 2T थी। अब यहाँ पे 2x है तो हमने 2s की वैल्यू निकाली है, S1 के अकॉर्डिंग x1 आएगा और S2 के अकॉर्डिंग x2 आएगा। ठीक है। सो इस कंडीशन में और हमें ये भी पता है कि x1 प्लस x2 जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है मेरा, इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में हमने a की वैल्यू कंसीडर की थी तो उसमें हमने x की वैल्यू ली थी वो 1 अपॉन में हाफ ली थी। ठीक है। अगर तो यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट्स हैं x1 प्लस x2, तो उस कंडीशन में टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सो S2 माइनस S1 कितना हो जाएगा, W अपॉन में 2T। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। S की वैल्यू मेरी कितनी निकली थी प्रीवियस कंडीशन में, x2 स्क्वायर अपॉन में 2T, ये वैल्यू निकली थी। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी दो वैल्यूज़ हैं, S1 के रिगार्डिंग x1 लेंगे एंड S2 के रिगार्डिंग x2 लेंगे। ठीक है। तो ये मैंने दो वैल्यूज़ यहाँ पे अपनी ले ली। S1 एंड S2। अब हमें पता है कि x1 प्लस x2 मेरा टोटल कितना है, 1। इसलिए हमने जो हम वहाँ पे सिर्फ खाली जो x की वैल्यू कितनी ली थी वो 1/2 ली थी। टोटल x की वैल्यू कितनी है, 1। वहाँ पे हमने हाफ डिस्टेंस लिया था तो यहाँ पे x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 1। अब हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, जैसे हमने वहाँ पे y कैलकुलेट किया था, जो डिफरेंस था दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पे हम S2 माइनस S1 निकालेंगे। सो S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, मेरे पास S1 की वैल्यू है, S2 की वैल्यू है। सो S2 माइनस S1 में हो जाएगा W/2T को हम कॉमन ले लेंगे दोनों कंडीशन में, यहाँ पे आ जाएगा मेरा x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में जो मेरी वैल्यू आ जाएगी S2 माइनस S1 की, वो मेरी कितनी आ जाएगी, W अपॉन में 2T x2 माइनस x1। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो S2 माइनस S1 है, मैंने आपको बताया था पहले पॉइंट में भी कि जो डिस्टेंस है S2 माइनस S1 उसका डिफरेंस क्या है मेरा, इज इक्वल्स टू H। S2 माइनस S1 कितना है, H। सो H की वैल्यू, H की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, W अपॉन में 2T x2 माइनस S1। ठीक है। और तो यहाँ से x2 माइनस x1 की वैल्यू निकल जाएगी 2T H अपॉन में W1। सॉल्विंग इक्वेशंस मेरी x1 एंड x2 की वैल्यू आ जाएगी। x1 की वैल्यू आएगी 1/2 माइनस टेंशन डॉट हाइट अपॉन में वेट डॉट 1, और x2 की वैल्यू आ जाएगी, ये x1 है ये x2 है, x2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 2 प्लस T डॉट H अपॉन में W प्लस W इंटू 1। सो ये मेरे दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट मेरा माइनस में और एक प्रोडक्ट मेरा प्लस में है। सो मेरे दो वैल्यू थी x1 और x2, दोनों की अलग अलग वैल्यू आएगी। एक का जो वैल्यू आएगी उसमें जो वैल्यू होगी वो मेरे माइनस के प्रोडक्ट में होगी, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो प्लस के फॉर्म में होगी। अगर सैग एंड स्ट्रेस के
जो एक इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है कि कैलकुलेट द सैग एंड स्ट्रेस इन द ट्रांसमिशन लाइन। अगर इस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें आपको ये सारी वैल्यूज़ गिवन होगी। अब आप लोगों को पता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है और कौन सी वैल्यू को कहाँ पर यूज़ करना है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक सैग एंड स्ट्रेस कैलकुलेशन, सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।